नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर परसाई की एक कहानी अपनी अपनी बीमारी भाग 8वां मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे। उस दिन से मैं आचार्य जी से डरने लगा। वे मुझे गले लगाते तो मेरा दम घुटता। मैं हृदय से चाहता हूँ कि मुझे नफरत करे, पर वे स्नेह छोड़ते नहीं और मुझे देखते ही भुजाओं से भर लेते। उनके स्नेह के अनुपात से मैं उनके स्वार्थ का अनुपात समझने लगा। 30 सेकंड गले लगाकर वे मेरी 4-6 किताबें ले गए। 1 मिनट आलिंगन करके उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ मुझे अखबार में लिखवा दिया। 1.5 मिनट के आलिंगन में उन्होंने मुझे अपने बारे में लेख लिखवा दिया। 2 मिनट मुझे हृदय से लगाया और मुझे 300-400 कापियाँ जचवा ली। लगातार 1 सप्ताह तक मुझे 3 दिन के हिसाब से गले लगाकर उन्होंने अपने आवारा बेटे की शादी मेरी मार्फत मेरे परिवार की एक लड़की से करवा दी। और लड़की के माँ बाप मुझे अभी तक गाली देते हैं। हृदय से लगाने पर उन्हें लगता है कि जोर कम पड़ेगा, तो वे मेरे बड़े भाई इसकी याद करके आंखों में आंसू ले आते और मैं समझ जाता कि आज कोई बड़ा मुझसे करवाएगा। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरे प्रति ही इनका इतना स्नेह है? क्या सिर्फ ही गले लगाते हैं? नहीं, वे मुझे सुलझे हुए विचार के आदमी थे। उनके विचारों में कोई दुविधा नहीं थी किसने कितना लाभ उठाना है। इसका हिसाब उनके मन में होता था और वे इसी हिसाब से अपने हृदय का इसने उत्तेजित कर देते थे। मैं उन्हें समझ गया था कि एक बार वे एक शहर 15 दिन के लिए गए। उन्हें मुफ्त में ठहरने और खाने की सुविधा चाहिए थी। वे जानते थे उस शहर में मेरा एक घनिष्ठ और संपन्न मित्र रहता है। जाने के 15 दिन पहले से उन्होंने मेरे ऊपर स्नेह उड़ेलना शुरू कर दिया। मेरे तमाम कपड़े भीग गए। मैं इंतजार कर रहा था कि स्नेह की परिणीत का। आखिर जाते वक्त में उस मित्र के लिए मेरी चिट्ठी ले गए। मित्र ने उनका बढ़िया इंतजाम कर दिया। महीना भर बाद वह मित्र मुझे मिला तो उसने कहा, आचार्य जी का मैंने अच्छा इंतजाम कर दिया था, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने पूछा, पर उन्होंने तुमसे मेरी निंदा की होगी, न सच बताओ। उसने झिझक कर कहा, हाँ की थी, पर तुमने कैसे जाना? मैंने कहा, मैं जानता हूँ वे बहुत सुलझे हुए विचारों के आदमी हैं। जिससे फ़ायदा उठा रहे हैं उसकी प्रशंसा और बाकी सबकी निंदा, ऐसी क्लियर थिंकिंग है उनकी। बड़े सुलझे विचार जिसे नष्ट करने की कोशिश में लगे हैं, वे अगर मर जाए तो रो पड़ेंगे। कविता सुनकर भाव विवल हो जाएंगे, आंखें उछल छला आएगी, पर आंसू जूनियर को सस्पेंड कराने की कार्रवाई कराने लगेंगे। खुद कविता सुनाएंगे, मानवीय करुणा से हम भर सकेंगे, पावन कर देंगे। पर कविता सुनाने के बाद किसी छात्र के नंबर घटाकर उसे फेल कर देंगे। प्रेमिका को गले लगाएंगे तो हिसाब भी करते जाएंगे कि इसका नेकलेस चुराकर कैसे बेचा जा सकता है। बच्चे को चूमेंगे तो वात्सल्य के साथ यह हिसाब भी करते जाएंगे कि बड़ा होकर यह कितना कमाएगा, मुझे उनमें से कितना देगा। बड़े सुलझे विचार हैं। 3-4 सालों के लिए दूसरे शहर चला गया। सोचा अब उसके स्नेह से मुझे छुटकारा मिलेगा। पर उनकी जब जब चिट्ठी आ जाती, नीचे लिखा होता तुम्हारा ही या केवल तुम्हारा। हर ऐसी चिट्ठी के बाद मैं इंतजार करता कि अगली चिट्ठी में ये क्या काम बताएंगे। नए वर्ष की मंगल कामना वे भेजते थे तो मैं समझ जाता कि मेरे मार्फत इस साल अपने मंगल का हिसाब उनके पास तैयार होगा। केवल तुम्हारा की 2-3 चिट्ठियों के बाद उन्होंने पाठ्य पुस्तक में मेरी एक कहानी ले ली। प्रकाशक से उन्होंने कह दिया, इस लेखक से मेरे घनिष्ठ संबंध है, इसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। संग्रह के हर लेख के बारे में उन्होंने यही कह दिया होगा और प्रकाशक से रुपये लेकर पूछताछ को कोर्स में लगवा दिया। साहित्य में बंधुत्व से अच्छा धंधा हो जाता है। मैं अपने आप को अब धिक्कारने लगा था। सोचता मैं कितना सत्वहीन हूँ, हर बार परास्त हो जाता हूँ। इस बार मैंने उनका सामना कराने का तय किया। उन्हें लिखा, आपने मुझे प्रकाशक से रुपए नहीं दिलवाए और कहानी ले ली। इसका जवाब आया, इतने वर्षों के स्नेह के बाद मुझे इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं तुम्हारी एक कहानी ले लूँ, केवल तुम्हारा। मैंने अब तक इन केवल मेरे से निपटने की ठान ली। मैंने उन्हें लिखा, मेरा प्रति आपका स्नेह है इसलिए मैं नुकसान उठाऊं, और प्रकाशक के प्रति आपका स्नेह नहीं है इसलिए वह फ़ायदा उठाए। ऐसा स्नेह मानव जाति के इतिहास में पहली बार आपके द्वारा अभिगत हुआ है। चिट्ठी का उन्होंने जवाब नहीं दिया। 15 दिन बाद मैंने वकील से प्रकाशक को नोटिस दिलवा दिया। अब मानवीय संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ।
प्रकाशक को वे दिक्कत दे चुके थे कि मेरी लिखित अनुमति उनके पास है। प्रकाशक ने उन्हें मेरा नोटिस बताया होगा और तब उन्होंने मुझे लिखा कि मैं संकट में पड़ गया हूँ, तुम मुझे अनुमति भेज कर उबार लो, तुम्हारा अपना। पर मैं मेरे अपने से निपटने की ठान चुका था। मैंने एक नोटिस प्रकाशक को दिलवाया कि मुझे 15 दिन के भीतर 1000 रुपया दो, वरना कॉपीराइट एक्ट के मुताबिक दीवानी और फौजदारी दोनों मुकदमे चलाए जाएंगे। मुझे मालूम हुआ कि यह नोटिस पाकर प्रकाशक ने आचार्य जी पर धोखाधड़ी का मुकदमा दायर कर दिया है। मेरा मन फिर कच्चा हुआ। मैंने मन को एक थप्पड़ लगाया और सख्त होकर बैठ गया। अब मुझे जो चिट्ठी मिली उसमें नीचे लिखा था, आपका दासा दुन्नास। आग्रह वही था कि मैं अनुमति लिखकर भेज दूं। मैंने अनुमति फिर भी नहीं भेजी। तब उनकी चिट्ठी आई कि अमुक तारीख को तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ। एक अस्से से तुम्हें देखा नहीं है, तुम्हें देखने की ललक एकाएक मन में उठ गई है। मैं ललक को समझ गया। फिर मन फिसला तो मैंने उससे इस बार 2 चांटे लगाए। नियति तारीख को वे आ गए। मैं उन्हें घर के बाहर ही मिल गया। वे एकदम विहल हो गए, आंखें बंद कर ली। उन्हें चक्कर आने लगे। बोले, इतने दिनों बाद इस घर आया हूँ तो तुम्हारे भाई की याद में तड़प उठा हूँ। ओह, कितना नोबल था वह। मुझे लगा ये बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। मैंने कहा, चलिए भीतर चलिए। उन्हें मेरा कंधा पकड़ लिया। बोले, ठहरो जरा, मुझे संभल जाने दो, मुझे संभल जाने दो भैया। मैं समझ गया हूँ ये बड़े संकट में पड़ गए, वरना मेरे भाई की याद को इतना लंबा उपयोग न करते हैं। मैं उन्हें सहारा देकर भीतर ले गया। वे बैठे, पानी मांगा। कहने लगे, भावुक हूँ न, एकदम विचलित हो जाता हूँ किसी पिछले की स्मृति से। अब उनकी संकटों का वर्णन किया। मेरे मन में फिर कच्चापन दिखाया, पर मैंने उसे फिर चांटा मारा। मैंने तय किया कि आज मैं इन्हें नफरत करने के लिए मजबूर कर दूंगा। मैंने उनसे साफ कह दिया, मैं स्नेह और संकोच में आपके और दूसरों के हाथों काफ़ी पिट चुका हूँ। अब मैं यह काम बंद कर रहा हूँ। स्नेह की दुकान मैंने बढ़ा दी। अब अनुमति तभी लिख कर दूंगा जब मुझे रुपए मिलेंगे। मेरा ख्याल था अब इनके चेहरे पर क्रोध और नफरत आएगी, पर मैं निराश हुआ। वहाँ अगले जैसा ही स्नेह था, मैं इस आदमी के साथ कैसा करूँ। यह अभी भी स्नेह के हथियार को नहीं छोड़ रहा है। जरा देर के लिए यह हथियार डाल दे तो मैं इसे दबोच लूँ और रुपए वसूल कर लूँ, पर वह तो हथियार पर धार कर रहा था। मुझे इस हथियार का सामना करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, किसी तरह मैं समझौता नहीं करूँगा, मुझे रुपए चाहिए। हाँ, भाई के लिए हम लोग बाद में रो लेंगे। उन्होंने बटुआ निकाला। मैंने चेहरा देखा। नफरत अब भी नहीं थी, कलेश था। बुआ खोलकर उन्होंने 100 का नोट निकाला। नफरत अब भी नहीं थी मुख पर, बस कलेश गाढ़ा हो गया था, जैसे नोट नहीं प्राण निकाल कर दे रहे हो। मैंने नोट ले लिया और अनुमति लिख दी। सोचा अब इसने संबंध खत्म हो गए, मैं हल्का हो जाऊंगा। पर जाते वक्त उन्होंने मुझे फिर हृदय से लगा लिया। सोचा इनके स्नेहिल चेहरे को जरा कोण से देख लूं, पर हिम्मत नहीं हुई। मैं लौटकर आचार्य जी के शहर आ गया। वे विभाग अध्यक्ष बड़े बंगले में रहते थे। मेरे आने की खबर पाते ही उन्होंने मुझे बुलवा लिया और गले से लगा लिया। स्नेह की डोर में बार बार काटता और वे जोड़ लेते। मेरा अंदाज़ा है पहले वे लोभ के लिए स्नेह करते और शायद थोड़े डर के कारण। विभाग के काम करने का उनका अपना तरीका था। वे शोध करवा कर लेने में एक सिद्धांत का पालन करते थे। एक गल्ला व्यापारी का लड़का लेते, एक कपड़ा व्यापारी का, एक होजरी के दुकानदार का, फिर कोई जगह खाली बचती तो सब्जी के व्यापारी के लड़के को ले लेते। कभी घी और किराना व्यापारी के लड़के को भी चांस मिल जाता था। हर साल विश्वविद्यालय में लड़के शोर मचाते। आवश्यकता है एक किराना व्यापारी के लड़के की, जिससे डॉक्टरेट चाहिए। शोध का निर्देश किराने की मात्रा और क्वालिटी पर निर्भर करेगा। किराने के सैंपल साहित्य दस्तखत दो। इस हल्ले गुल्ले से विचलित आचार्य जी विद्या की साधना कराते जाते थे। वे सुलझे विचारों के आदमी थे। रिटायर होते हुए कुछ दार्शनिक हो गए, वीतरांग लगने लगे। वे एक्सटेंशन की कोशिश में थे। एक्सटेंशन उन्हें मिल भी गया। चपरासियों से काम लेकर उन्होंने बंगले के सामने बहुत अच्छा बगीचा लगवा लिया था। रंग बिरंगे खूबसूरत फूल। एक्सटेंशन की अवधि में उनकी प्रकृति प्रेम बहुत बढ़ गया। मैं उनके यहाँ कभी कभी जाता। वे बगीचे में बैठ जाते, मिलते, कहते, प्रकृति के सौंदर्य से मैं ईश्वर झांकता है। वे किसी भी कली के पास बैठ जाते, कहते, तुम इस कली का स्पंदन सुन रहे हो।
नहीं न मैं सुन रहा हूँ। और जरा इस फूल के जीवन का उवत्स देखो, इस पत्ते को देखो किस उल्लास से लहरा रहा है। वे फूल को बच्चे की तरह सहलाते, कहते ये भी मनुष्य हैं, प्रकृति वे प्राण है। ये फूल पत्ते पौधे मेरी संतान हैं। मैं अपने बच्चों की तरह इन्हें प्यार करता हूँ। एक फूल कुम्हलाता है तो मुझे लगता है मेरा जीवन कुम्हला रहा है। एक पत्ती सूख कर गिरती है तो लगता है मेरी एक पूजा टूट चुकी है। एक भुजा टूट गई, कोई कली झड़ जाती है तो मुझे कलेश होता है, जैसे मेरे प्राण का एक अंश विसर्जित हो रहा है। वे मग्न हो जाते, आनंद विभोर हो जाते। फूल पत्तों के लिए अपार ममता उनके नयनों में होती। तब वे मुझे भयम पर मनुष्य लगते और पिछला सब कुछ भूल कर मैं उन पर श्रद्धा करने लगता। कैसा दयालु भावुक आदमी हूँ जो फूल और पत्ते के लिए रोता हूँ। बगीचा संवारता जाता था, साथ ही दूसरे एक्सटेंशन की कोशिश चलती जाती। कभी मन सुबह फूल पत्तों को संवारता, बाकी दिन एक्सटेंशन की कोशिश में लगा रहता। एक दिन आचार्य जी की अंतिम बार बता दिया कि दूसरा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा और 2 महीने बाद यानी 3 जनवरी को उन्हें चले जाना है। सुबह का वक्त था, मैं उनके घर पहुंचा। वे इस वक्त हमेशा बगीचे में मिलते, आज बरामदे में बैठे मिले। बोले कल खबर मिल गई, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। उन्होंने आँख बंद कर ली, खोली तो मैं उनकी आंखें देखकर कांप गया। बूढ़ी आंखों में से आग निकल रही थी। उन्होंने बगीचे को देखा, मुझे लगा फूल पत्ते झुलस गए होंगे। सांस खींचकर बोले आखिर एक्सटेंशन नहीं मिला? यहाँ अब तो 2 महीने बाद डॉक्टर दीननाथ आ जाएगा। डॉक्टर दीननाथ। उन्होंने उसी दिन नौकर को हुक्म दिया कि बगीचे में पानी नहीं दिया जाएगा। पानी के बिना पौधे न धरती से जितना प्राण रस खींच सकते हैं खींचा, फिर सूखने लगे। मैं उनके घर कभी कभी जाता, वे बरामदे में बैठे होते और सूखते पौधे को देख रहे होते। कहते उस गुलाब की हालत देख रहे हो, सूख रहे बेटे, एक्सटेंशन नहीं मिला। उस मोल सीरी की हालत भी पतली, एक्सटेंशन नहीं मिला। ये गमले तो अभी भी से सूख गए, एक्सटेंशन नहीं मिला। यहाँ डॉक्टर दीनानाथ आएगा। आपने बढ़ाए पाले पोसे पौधों को आचार्य जी सुखा रहे हैं। बरामदे में बैठकर उनका सूखना देखते देखते थे और बीच बीच में वो सांस लेकर कहते एक्सटेंशन नहीं मिला, अब यहाँ डॉक्टर दीनानाथ आएगा। 2 महीने में पूरा बगीचा सूख गया। वे फूल नहीं थे जिनका स्पंद से सुनते थे, वे कली नहीं थी जिसके जीवन का उत्सव अनुभव करते थे। वे पत्ते झड़ गए थे जिनका उल्लास देखकर वे मुग्ध होते थे। बगीचों में अब सूख नंगे पौधे खड़े थे क्योंकि जीवन उन्हें जकड़े था। 30 तारीख को आचार्य जी ने सामान बंधवाया। दूसरे दिन उन्हें जाना था। दिन भर वह वक्त रहते। शाम ढली, इसी समय गांधी जी की हत्या हुई थी। दिसंबर की रात, कड़ाके की ठंड थी। आचार्य ने नौकरों से वह सूखे डंठल कटवाकर बगीचे में इकट्ठा करवाए। एक ढेर लग गया, उसमें उन्होंने आग लगा दी। बड़ी रात तक अलाव तापते रहे कि दूसरे दिन आचार्य जी चले गए। इस संतोष से गए कि उन्होंने डॉक्टर दीनानाथ की आग ताप ली थी। मैंने उन्हें विदा करने हुए घर निकले थे। जले हुए बगीचों की तरफ देखा। आखिरी बार बोले एक्सटेंशन नहीं मिला और मुँह फेर कर स्टेशन चल दिए। धन्यवाद दोस्तों।